इसमें यार ये कहा जा रहा है कि ये स्क्वायर लूप है वर्टिकल प्लेन में, साइड लेंथ और मास गिवन है इसके, एंड द स्क्वायर लूप इनिशियली एट रेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, और स्क्वायर लूप का जो टॉप मोस्ट एज है मतलब फिक्स्ड है, यानी हिंज कर रखा गया इसको। वॉइस क्लियर है? यस जी। नाउ हमें बताना है मिनिमम करंट कैपिटल आई, द वैल्यू ऑफ मिनिमम करंट कैपिटल आई which can make the square loop to turn by 90 degree angle. Least current required to rotate this square loop by an angle of 90 degree. नोट कर लिया क्वेश्चन? यस कैसे करेंगे इसको? चलो वर्क डन वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं इसको, फ्लक्स वाले। बताइए कम से कम कितना करंट लूप में पास करे जिससे कि ये वर्टिकल प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला जाए, 90 डिग्री रोटेट कर जाए। सर ये दोनों साइड इसकी हिंज्ड है? नहीं, ऊपर से, ऊपर हिंज है। ऊपर से ये दोनों? हाँ तो ये पूरी साइड हिंज है, ऊपर की पूरी साइड एज ए हिंज है। सर mgh/2bl हो जाएगा। एच क्या है इसमें? नहीं सर, मतलब वो h वो हटा दे सर, mg/2bl होगा केवल, वो मैंने काटा नहीं था h। यस सर। लॉजिक बताओ सर मैं तो वो लगाया है, कहते हैं मतलब फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला वो जो, तो सर उसी से निकाला था सर मैंने। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड और वर्क डन बाय ग्रेविटी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दिया। तो अगर उसमें बोला है कि मिनिमम करंट निकालना है तो इसका मतलब उस पोजीशन पे रेस्ट पे आ जाएगा, तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 कर दिया और फिर उसके बाद तो आ गया यही वाला। यस सर। ऐसे करने मतलब कि वर्क डन हम लोग को पता है कि सर ध्यान दीजिए, अच्छा वो तरीका यहाँ फंस जाएगा। मैं बोलो जो भी डाउट है क्लियर तो करें, सोल्यूशन तो आ ही जाएगा। नहीं सर ये मैंने तो मतलब मिनिमम वर्क डन पूछा है। हाँ तो हम लोग को मतलब कि बस हॉरिजॉन्टल में रहना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसका वर्क डन नहीं हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्स का? सर mg का, तो वर्क डन हो जाएगा। उसके बाद वर्क डन को फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे, उससे करंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब ये लूप रोटेट करेगा बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी ऐसे हो जाए सीधा। ये सो ऑब्वियसली देखो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, जब ये लूप 90 डिग्री से रोटेट करेगा तो नेचुरल सी बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो राइज करेगा ऊपर। और कितना राइज करेगा सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें इसमें तो L/2। L बाय, और सेंटर ऑफ मास अगर L/2 ऊपर राइज करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसमें एक गेन आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी। एंड वो सिंपली लिख सकते हो मास m इंटू जी इंटू सेंटर ऑफ मास L/2 राइज किया इसके अंदर mg L/2। ठीक है। अब अगर कोई एनर्जी गेन हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ लॉस भी हो रहा होगा, बिकॉज एनर्जी क्रिएट तो होगी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा होगा एनर्जी का। क्या कोई काइनेटिक एनर्जी में भी गेन होगा यहाँ पर या लॉस होगा? नो सर। तो रेस्ट पर है, रेस्ट पर थे तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और लीस्ट करंट की बात हो रही है तो लीस्ट करंट के करस्पॉन्डिंगली 90 डिग्री रोटेट करने के बाद भी हम ये मान के चलेंगे कि ये जो लूप है वो अगेन स्टॉप हो चुका होगा।
लीस्ट करंट मतलब क्रिटिकल कंडीशन में 90 डिग्री एंगल पर जाने के बाद इसमें ओमेगा गेन होगा। तो ना तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस है, ना तो काइनेटिक एनर्जी में कोई गेन है। तो ये वर्क किसने किया होगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंगली वर्क किसने किया होगा? EMF वर्क सोर्स नहीं करा। हाँ, मतलब जिसको वैसे तो लैंग्वेज में बोलोगे वर्क करना है मैग्नेटिक फील्ड, बट वो गलत है। एक्चुअल में बैटरी ने किया होगा, जिस बैटरी ने इस लूप के करंट को मेंटेन किया है। और उसका फॉर्मूला हमारा लास्ट क्लास का था, दैट वर्क डन वाज इक्वल्स टू करंट आई मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स में फाइनल मोमेंट पर जब जाएंगे तो फ्लक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फ्लक्स कैलकुलेशन का जो कन्वेंशन था वो फॉलो करिए। करंट के अकॉर्डिंग राइट हैंड फिंगर्स को घुमा के देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव फ्लक्स होगा सर। करंट के हिसाब से नॉर्मल ऊपर की तरफ, और यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, यानी कि फाइनल मोमेंट पर पॉजिटिव फ्लक्स। तो वो लिखेंगे b मल्टीप्लाइड बाय a, और इनिशियल मोमेंट पर फ्लक्स कैलकुलेट जीरो करेगा है। जीरो जीरो ही रहेगा सर। जीरो है। तो ये जो वर्क हमारे सोर्स ईएमएफ के सोर्स ने किया होगा, मतलब जिस बैटरी से करंट आ रही है उसने ये काम किया होगा, बट इसको आप बोल सकते हो अपने खुद को समझने के लिए कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ने काम किया है। यस ये तो मैंने कल भी कहा था कि थ्योरेटिकली मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती है, ईएमएफ वर्क करता है। तो ईएमएफ ने इतना वर्क किया और यही वर्क ट्रांसफॉर्म हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, यानी कि I into B into A ट्रांसफॉर्म्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी। बाकी इसका आंसर निकाल लीजिए, एरिया की जगह एल स्क्वायर कर लीजिए। हो जाएगा सर ऐसा क्वेश्चन एरोडोव में भी है ना? हाँ है, हो जाएगा इससे कि नहीं? यस सर। यस ठीक है, अच्छा ये हमने इसको सॉल्व किया है। अगर आप हो सकता है किसी और बुक में इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो एक नया मेथड मिल सकता है। वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। कुछ बुक्स में इवन रेस्टलिक में भी इस कंसेप्ट को यूज किया गया है, एससीबी में भी यूज किया गया है। कई जगहों पर एक कंसेप्ट ये लगाया गया है कि लूप की मैग्नेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। और जितनी भी बुक्स हैं वो बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, मतलब इतना स्मार्ट तरीके से वो चलते हैं कि वो डिटेल में जाएंगे नहीं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को वापस रिविजिट करेंगे, फिर से एक बार करेंगे इस क्वेश्चन, और उसके पहले आपको बता दें कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। सर, ये क्या टॉर्क वाले मेथड से भी हो सकता था क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो पहले बता दें बुक का कंसेप्ट देखो, वो किसी भी बुक की बात कर लीजिए, 12th स्टैंडर्ड तक की कोई भी किताब उठा लो आप, तो बुक्स वालों ने एक बहुत फेयर गेम खेला है। वो फेयर गेम क्या किया है, उन्होंने डाइपोल और लूप के कंपैरिजन किए। मतलब डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने कंपैरिजन करके कह दिया कि कंपेयर करने पर ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है। कहते हैं कि जो डाइपोल है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस प्लस का डाइपोल एंड प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स आएगा इसके ऊपर? जीरो। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पर Q इंटू ई राइट साइड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज पर Q इंटू ई लेफ्ट साइड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एंड देयरफॉर नेट फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फिर वो कहते हैं कि इसी तरीके से लूप ले लें अगर, और लूप को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, तो इसका भी कंसेप्ट हमारा था कि इसके ऊपर भी फोर्स की वैल्यू जीरो आती है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन इन्होंने क्या कहा कि जो डाइपोल्स होते हैं उनको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर प्लेस करते हो, ओरिएंटेशन बदल करके, सच दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके डाइपोल मोमेंट के बीच में थीटा एंगल बने, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक टॉर्क एक्सर्ट करता है, जिसके लिए फॉर्मूला P sin थीटा है, या फिर P क्रॉस C है वेक्टोरियल फॉर्म में। और फिर इन्होंने कहा कि हम लोग लूप के लिए भी ऐसे पढ़ते हैं, टॉर्क ऑन अ लूप का जो डेरिवेशन है, टॉर्क ऑन द लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो डेरिवेशन भी तो M क्रॉस P है। अब डेरिवेशन नहीं कर रहे, बट ये डेरिवेशन कर चुके हैं M क्रॉस P, तो वो कहते हैं कि टॉर्क भी सिमिलर है। जहां डाइपोल मूवमेंट आ रहा था वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा था, और इतनी सिमिलरिटी दिखाने के बाद उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है इनका, वो कहते हैं कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस P E cos थीटा।
वो इन दो पॉइंट से सिमिलरिटी दिखाते हैं, मतलब कहते हैं ये पॉइंट इसके सिमिलर, ये पॉइंट इसके सिमिलर, एंड देयरफॉर एक लाइन लिख देंगे कि a loop in the magnetic field is very much similar to the dipole in the electric field, and therefore based on the similarity potential energy of dipole should be same as the potential energy of loop, and formula वहां पर चिपका देंगे -mv cos थीटा। किसी भी बुक में देख लो आप चाहे। सर Even ऐसा होता है हमने- क्या असली में? नहीं, होता नहीं है एक्चुअल में, मतलब मैं बता रहा हूँ, चाहे रेसलिंग उठाओ, यूनिवर्सिटी फिजिक्स उठा लो, चाहे आप एचसीबी उठा लो, उसमें अगर आप कहीं पर भी देखोगे पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक जहां पे भी होगा, डेरिवेशन कहीं नहीं मिलेगी। है आसपास किताब है कोई रेसलिंग तस्नीक है तुम लोग के आसपास, ये थ्योरी की कोई किताब? सर रेसनिक में तो एनालॉग लिख दिया था कि एनालॉग से कर दिया है। एनालॉग ही लिखा हर बुक में, हर Yes, किताब sir. वाले एनालॉग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी फिर एक बार वही है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में, यस सर। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का अगर इसका मतलब अगर हम मैग्नेट में एक लूप की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव हुई फिर तो, राइट यार? यस सर। भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है तो इसका मतलब हम ये एडमिट कर रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग थ्योरी के लेवल पर बोल चुके हैं कि वर्क डन होता ही नहीं है, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बातें कहां से आ रही है? ऐसा फोर्स जो वर्क कर ही नहीं रहा है तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? समझ पा रहे हैं कि नहीं इसको? ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव में होती है कि नॉन कंजर्वेटिव होती है, बट कुछ जगहों पर इसका सोल्यूशन तुम्हें ये भी मिल सकता है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड टाइम के इंडिपेंडेंट है तब तक वो कंजर्वेटिव है, और जब टाइम पे डिपेंड करती है तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है। यस सर, ये पिछली क्लास में आपने बोला था सर, उस टाइम रीजन नहीं पूछे थे सर। रीजन है सर इसका? रीजन है ही नहीं ना, ये इतना बेकार है मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या कहें, इसको समझ ही नहीं आता कि है क्या। खैर हमें उसमें डिटेल में जाना भी नहीं है भाई। देखो अगर आपके लिखा है, हाँ जी, तो सर जो वर्क एनर्जी पावर में मतलब एक पार्शियल डेरिवेटिव वाली कंडीशन पड़ी थी किसी फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए, सर वो लगा के नहीं प्रूफ कर सकते सर कि मतलब मैग्नेटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव है कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है ना तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको वॉयलेट कर जाता है। वहां पर जब फ्लक्स चेंज होते हैं तो करंट फ्लो करती है। यस सर। फैराडेज लॉ पे जाओ, अगर मान लीजिए कोई लूप रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फैराडे के हिसाब से अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो इसमें करंट अपने आप फ्लो कर जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगी। जी सर। और अगर किसी लूप में करंट इंड्यूस हो चुकी है तो उसका हीटिंग इफेक्ट होगा, यस सर। मतलब Yes. एनर्जी लॉस होगी ना, यस सर, एनर्जी तो लॉस मतलब होगी। हाँ डिसिपेट हो रहा है सर एनर्जी। तो एनर्जी जब डिसिपेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो कंजर्वेटिव कैसे हो सकता है? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस में तो एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। खैर उस पर ना जाओ, क्योंकि लास्ट क्लास से अभी तक सर फिर इसकी एनर्जी का सर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा? बता रहे यार, सब बता रहे हैं, एक एक करके आंसर दे रहा हूँ। एक्चुअल में सुनिए मेरी बात, सुनिए, ये हम भी बताएंगे आपको, और इवन आपके स्कूल में पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप आराम से हंसते हंसते लिख करके आओ -mv cos थीटा 12th स्टैंडर्ड तक। और इसका डेरिवेशन पूछे तो डेरिवेशन कहना है एनालॉग टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई जब किताब वाले वही काम कर रहे हैं तो हम भी वही काम करेंगे। एक्चुअल में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आप हमसे पूछोगे तो ये डिफाइंड होती है फॉर अ लूप ऑफ नेग्लिजिबल साइज। ये चीज मेंशन करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम डाइपोल के केस में भी अगर आपको याद दिलाएं तो डाइपोल के केस में भी ये सारे रिजल्ट तब वैलिड आते हैं जब हम डाइपोल की लेंथ को स्मॉल मानते हैं। यस सर। Yes. ये चीज कोई नहीं बताता है कि डाइपोल की लेंथ नेग्लिजिबल मान करके ही ये सारे डेरिवेशंस होते हैं। सो Yes. एज लॉन्ग, हाँ, अब हम लोग के न्यूमेरिकल में 12th लेवल तक लूप किसी भी साइज का हो उसको स्मॉल मान लिया गया है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -mv cos थीटा का यूज करके मजे की बात यह है कि आंसर भी आ जाता है।
मतलब वो वर्क के चक्कर में जाते ही नहीं है। देखो कैसे, अभी जस्ट नाउ जो हमने क्वेश्चन किया था उसको हमने कहा फिर से देखते हैं। इसमें करंट की जो डायरेक्शन दी गई थी उस डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ देखिए जरा, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था। ये इनिशियल ओरिएंटेशन था इसका। बताएंगे इस समय मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये सर अकॉर्डिंग टू राइट करंट, साइड। राइट साइड से। राइट साइड तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल हुआ यहाँ पर। यस तो इस हिसाब से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई, थीटा 90 है। आ रहा समझ में आया तक? Yes. यस सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस मान लो। जब सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस सेट कर देंगे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, और क्योंकि ये रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब इसको जब 90 डिग्री रोटेट कर दिया, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकली अपवर्ड, एम और बी पैरेलल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और कितनी आई वो, थीटा कितना हुआ यहाँ पर, 0 degree. 0 डिग्री मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका सेंटर ऑफ मास रेफरेंस से L/2 ऊपर चला गया, mgl/2 लिखते हैं। MgL/2. स्मॉल एम जी L/2 यस सर पॉजिटिव स्मॉल है, एम। एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनली इज अगेन जीरो बिकॉज ये फिर से रेस्ट पे आ चुका है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे, मतलब ये टोटल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दे। आ रहेगा ना आंसर इसका, देख लो। कैपिटल एम को आप लिखो मैग्नेटिक मोमेंट करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एक्चुअल में वो इक्वेशन सेम बन जाएगी जो पहले किया था हमने। तो प्रॉब्लम्स सर, कर सकते हैं हम लोग। बल्कि सर यहाँ पे आंसर, तो मेंशन भी नहीं है कि सर लूप का साइज छोटा है। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ कि फिर भी हमारे सोल्यूशन तो आते हैं ना, मैच करते हैं, यस सर। मैच करेंगे आंसर, इस मेथड से भी आंसर मैच करेंगे। यानी मैग्नेटिज्म के अंदर भी हम अगर लूप की पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करने के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर दें तो मैच कर जाएगा, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। थ्योरेटिकली अजीब है सर, लेकिन तो क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है तो जो आपको क्योंकि सर छोटा लूप होगा तो क्या ही चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटी वाली। क्यों नहीं होगा यार, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलती। सर वो L/2 आता है, उसमें L कितना छोटा होगा सर, अगर लूप को हम लोग बहुत छोटा मानते हैं तो। जरूरी थोड़ी हिंज होगा पार्टिकल। उसमें मत जाओ यार, फिर बोल लो, क्योंकि इसकी डिबेट में फंसने का मतलब कंफ्यूज होना और कुछ नहीं है। अब आपको फिर से एक बार लास्ट क्लास में और आज की क्लास में कंफ्यूज क्वेश्चन करने के दो ऑप्शन देखिए, या तो आप मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा का यूज करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से प्रॉब्लम सॉल्व करो, या फिर उतना डीप कंसेप्ट लगाओ कि बैटरी के वर्क डन को चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करेगी। यस सर। दो में से एक कंसेप्ट फॉलो करो। तो स्कूल में यही वाला लगाना है ना, MB स्कूल वाला। में कहाँ आएगा ये सब प्रॉब्लम यार, और हाँ, आ जाए तो आप टीचर का लगा भरोसा देना, नहीं। आ जाए तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, एक और क्वेश्चन अभी जेई मेंस का है, मतलब बड़ा आसान क्वेश्चन है। हालांकि उन्होंने क्या किया था, कुछ लूप रखे थे डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में। ये है बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब इन सब में हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड दी गई है, सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसके नॉर्मल से कुछ 60 डिग्री के एंगल पर दी गई है। थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड इसके डायमीटर के अलोंग दिया गया है। फोर्थ केस में मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड दी गई है, और फिफ्थ केस में कुछ अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मेंशन की गई है, कुछ ऐसे इधर की तरफ। A to B
सी डी ई। बहुत क्विकली बताओ आप इन सबके पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या है। अब क्वेश्चन पूछा है तो मुझे आंसर तो देना ही पड़ेगा ना इसमें। इन पांचों ओरिएंटेशन में लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है और हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? सबसे ऐसा कम नहीं लीस्ट सर लीस्ट तो एक यहाँ है। पर, हाँ यहाँ पर आप ब्रेन भाई सिंपल, हमें फॉर्मूला लगाना है चुपचाप, माइनस एम बी कॉस थीटा यूज करेंगे। माइनस ऑफ एम बी इंटू कॉस थीटा, हम ये कहेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। लीस्ट एक ही है सर। सर ए बी सी ई डी हो। हाँ जी बच्चा, फिर से बोलो क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से बोलो। सबसे कम ए की होगी, फिर बी की। थीटा कितना रखोगे? एक मिनट, थीटा 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 राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से पहले एम की, जीरो राइट हैंड रूल से एम ऊपर, तो थीटा जीरो। राइट हैंड रूल से एम की डायरेक्शन ऊपर, थीटा 60 डिग्री। राइट हैंड रूल यहां पर भी लगाएंगे तो एम ऊपर की तरफ ही आएगा। इनफैक्ट सभी डायग्राम्स में एम ऊपर है, यहां पर भी जाएंगे तो एम ऊपर की तरफ, यानी कि थीटा 180 डिग्री। और इसमें थीटा बताना क्या होगा? 120 हो जाएगा। 1, क्योंकि आपको एम और बी का एंगल लेना है। यस सर, दो वेक्टर्स के यस सर 120। अब आप वैल्यू पुट करके देखो सबसे ज्यादा कहां पर आएगा ये। डी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो डी आएगा, यस क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी आएगी। 120 रखेंगे कॉस की वैल्यू, कॉस 120, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम बी आएगी। 0 डिग्री वाले में पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी आएगा। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 60 डिग्री वाले में माइनस हाफ एम बी आएगी। 90 डिग्री वाले में 0 आएगी। सो डी इज मैक्सिमम। उसके बाद ये वाला आएगा ई वाला, देन सी वाला 0, फिर नेगेटिव वाले आएंगे, उसमें भी इन दोनों में से अगर हम बात करें माइनस एम बी और माइनस हाफ बी और ए, बी आएगा एंड देन ए आएगा। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, Yes. yes, अच्छा अभी तुम लोगों ने असाइनमेंट तो कल लेट आई है तो कुछ किया तो होगा नहीं उसमें, कर ही नहीं पाए होगे, टाइम ही नहीं मिला होगा अभी। सर 4 बजने से 1 घंटे पहले तो आई थी। हाँ हाँ वही, ऐसे लेट हो गया था, समझ रहे हैं। तो अभी इसको डिस्कस करने का कोई मतलब तो है नहीं फिर, रहने दे, क्या डिस्कस करें इसको, थोड़ा टाइम दे दे फिर। और सर कहते हैं ये बता दीजिए कौन से असाइनमेंट पहले कर ले, तो कहते हैं फिर हम लोग कल करके आ जाएंगे। तो सर देखो सेकंड वाली जो असाइनमेंट है वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, मतलब उसमें बेसिकली जो लॉरेंस फोर्स का एप्लीकेशन है सेकंड असाइनमेंट में। सर मतलब और जो वो दूसरी वाली ऐसी असाइनमेंट है जिसमें चार्ज पार्टिकल के बारे में वो क्वेश्चंस है। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ओके। जिसमें साइक्लॉइड, हेलिकल पाथ, ये सब आते हैं। और जो थर्ड वाली असाइनमेंट जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसमें आई एल Advanced- क्रॉस बी, हाँ फोर्स का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी, टॉर्क एम क्रॉस बी, मे बी वर्क डन के ऊपर क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यस कुछ प्रॉब्लम्स अब प्रैक्टिस करेंगे, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं, बस इसकी जरा प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। हमारे पास दो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स, मतलब पार्टिकल शेप कह लीजिए, मतलब ये पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। ये पार्टिकल m मास का, ये पार्टिकल है 2m मास का।
and they are connected by a rod of length L and mass 2m, इधर 3m कर देते, particle 1, particle 2 and a rod, masses are m, 2m and 3m. particle 1 के पास plus of 2q का चार्ज है और particle 2 के पास plus of q का चार्ज, and rod insulating no charge, insulating rod कोई चार्ज नहीं है इसमें. This system is rotating about an axis passing through center of mass. This system is rotating about an axis which passes through center of mass. ठीक है, ये आपको लिखना है ना, लिखूंगी. This system is rotating about an axis which passes through the center of mass. Find the ratio of magnetic moment to the angular momentum. Find the ratio of magnetic moment to the angular momentum. करना चाहोगे या आंसर? करेंगे सर, करेंगे. सर रुक जाए तो करेंगे. ठीक है. सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिली आपको, उसमें कहाँ हुआ? रॉड के सेंटर से L/4 डिस्टेंस सर 3m की तरफ. m को 0,0 3m. मतलब अगर इस मास को ओरिजिन मानते हो, सपोज ये x = 0 माने, यहाँ से 12/3 तो यहाँ से 12/3 डिस्टेंस 12/3 डिस्टेंस पे होगा. 12/3 डिस्टेंस पे सर. 12/3. तो पहला पार्ट तो ये निकालोगे x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कहाँ पे होगा, तो उसके लिए m × 0 m1 x1 प्लस m2 और ये 2m मास इधर से L/2 डिस्टेंस पे आएगा प्लस m3 x3, तो 3m मल्टीप्लाइड बाय L, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m 6m. ये 12/3 आ रहा ना इससे, राइट. तो 12/3 इज द सेंटर ऑफ मास जहां पर की एक्सिस है, वहां पर ओमेगा वेलोसिटी से मान लीजिए ये रोटेट हुआ एज पर द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम. अब उसके लिए मुझे मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों चाहिए. तो मैग्नेटिक मोमेंट याद करो, एक पॉइंट चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डेरिवेशन की गई थी और वो डेरिवेशन आई थी q × v × r/2 फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज. तो अगर हमारा प्लस 2q की बात करें तो सेम रिलेशन के हिसाब से 2q वेलोसिटी ऑफ दिस प्लस 2q चार्ज एक्सिस से 2L/3 डिस्टेंस पर है, तो 2L/3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा v = r ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r विच इज अगेन 2L/3 अपॉन 2 प्लस सेकंड वाले चार्ज पार्टिकल के लिए q, velocity of the second charge particle will be L/3 omega because distance from the axis will be L/3 and then again omega and again L/3 divided by 2. ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, राइट. यस सर. यस सर. एंगुलर मोमेंटम is the moment of inertia I multiplied by the omega. तो सर यहाँ पे I उस
पॉइंट के अबाउट निकाल लेना, COM के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट। यस तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये मास भी कंट्रीब्यूट करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये मास भी कंट्रीब्यूट करेगा और ये मास भी कंट्रीब्यूट करेगा। लेफ्ट वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m into 12/3 का होल स्क्वायर। 12/3, क्योंकि साइज नेग्लिजिबल है तो पार्टिकल मानेंगे उसको। और सर फिर सर 2m अच्छा सर पार्टिकल्स का पहले राइट वाले पार्टिकल्स को 3m into सर 3m into L/3 का होल स्क्वायर। 12/3 स्क्वायर। और रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक बार आपको फिर ml²/12 पैरेलल प्लस एक्सिस थ्योरम पैरेलल लगाना एक्सिस थ्योरम लगाना एक्सिस होगा। थ्योरम हाँ, स्क्वायर बाय ये 12 देना। तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो रॉड के खुद के सेंटर के अबाउट, रॉड के अपने खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2m L²/12। मास उसका 2m है, इसका ध्यान रखिएगा। यस सर। और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम जाएगी। तो प्लस 2m इंटू रॉड के सेंटर से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर है? L/6 होगा शायद। L/6 यस सर L/6। तो उसका स्क्वायर L²/36। अब इसका m/L निकाल के देखो क्या आता है। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो फाइंड करके देखते हैं कि क्या बनता है रेशियो। एक्चुअली जब रेशियो फाइंड आउट करोगे तो उसमें L² और ओमेगा के फैक्टर्स कैंसिल कर देंगे। इनटू ओमेगा, सॉरी यहाँ ओमेगा लिखना भूल गए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा भी हुआ है। और फाइनल आंसर जो आपका आएगा ना वो Q और M के फॉर्म में आएगा, बट कोफिशिएंट्स क्या आएंगे वो बताने हैं आपको। मतलब Q आएगा और M आएगा, बस कोफिशिएंट्स बताओ क्या बन रहे हैं Q और M के कोफिशिएंट्स। काफी टाइम लग रहा है इसमें। थ्री बाई 18 कुछ आएगा कोफिशिएंट। मतलब 1/6 हो गया, 3/18 नजर आ रहा है। यस सर। मतलब आपका आंसर है Q/6m एक तरीके से। क्या हो गया आज कैलकुलेशन में वीक कैसे होगा तुम लोग? अब कोई नहीं जवाब दे रहा। पांडे तो मेरा Q/2m आ रहा है। जी सर मेरा Q/2m आ रहा है। Q/2m आ रहा है। Q/2m आ रहा है सर। और सर उस रिजल्ट से भी आ उस रिजल्ट से भी आ सकता था सर, जो हम लोग ने बहुत और आपने एक रेशियो करवाया था θ/2m करके। नहीं, हाँ उससे अभी फिलहाल तो कंफर्म करो Q/2m आ भी रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। सर आ रहा है। आ रहा है। दीक्षित जी जी सर। मिस्टेक मिली या तुम सही हो सकता है ये लोग गलत। नहीं सर, वो 2 और 2 दो छूट गए थे। तो इसको एक्सेप्ट कर लें कि ये सही आंसर है। यस सर। यस सर। अब तुम लोगों ने क्या कहा, अभी तुम लोगों ने क्या कहा कि जो रिजल्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था उससे भी आ जाता। यस सर, डाउट में थे शुरुआत में कि बेइज्जती ना हो क्या जाए। पढ़ा था? अच्छा बताओ क्या पढ़ा था पहले रिजल्ट? हम लोग ने पढ़ा था कि m/l = Q/2m आएगा हम लोग का रिजल्ट। हाँ सुनो तो एक मिनट, m/l बराबर Q/2m आएगा, ये पढ़ा था हमने। यस सर अगर बी कांस्टेंट यूनिफॉर्म चलो अगर Yes, ये sir. चीज यहाँ वैलिड, अगर ये वैलिड है यहाँ पर, तो कितना चार्ज है हमारे पास इस समय बताना जरा। टोटल चार्ज कितना है? 3Q 3Q 2 और कितना मास है? 3m 6m
6 m सॉरी सर 6 हाँ सर तो इससे वो कहाँ आ रहा है? इससे कहाँ आ रहा है ये चीज? सर हाँ सर वेरीफाई नहीं हो रहा। सर रॉड भी एंड के अबाउट हिंज थी उस वाले पे। वो सब चक्कर नहीं है सर नहीं सर एक्चुअली हाँ। वो दोनों सिमिलर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इसके लिए सर कंडीशन ये होती थी कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होता था और सर बीच में तो चार्ज है ही नहीं। सर एक तरह से अगर हम इसको एक पूरा बॉडी माने तो सर एक्सट्रीम पोजीशंस पे चार्ज है और बीच में गायब है। हाँ मैं Yes, sir, बताइए एक्चुअली नहीं है वो ठीक है, आप सही बोल रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, इसका आंसर जो होता है ना मिसलीड करता हूँ। ये आंसर ये जो आता है ना, ये अचानक एक झटके में हमको ये याद दिलाता है यार कि ये तो फालतू में मेहनत करी हमने की। ऐसा मतलब थॉट आएगा आपको कि जब क्या जरूरत थी मुझे ये सब करने की, ये सब करने की, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि Q/2 में आएगा। यस सर वो एक्चुअली जनरल फॉर्मूला जैसा ही दिख रहा है बट इसलिए वो लोग आ सोच नहीं रहे रहा, होंगे। वो आ नहीं रहा, ये ध्यान रखिए, ये नहीं आ रहा है क्योंकि अगर इसको लगाते ना तो आपका Q/4 आता है। यस सर कोइंसिडेंटली सेम आ गया। कहाँ कोई सेम भी कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे सर हाँ सर वैसे नहीं। ये गलती ना करो आप। एक्चुअल में क्या हुआ, ये सेम आएंगे भी नहीं। एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो चार्ज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास, चार्ज अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास। ये रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट इस रिलेशन की लिमिटेशंस है। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका और मास के डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका सिमिलर होना चाहिए। यस सर सेम होना चाहिए। पैटर्न, हाँ, जिस पैटर्न पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी पैटर्न पे मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 पॉइंट्स के ऊपर, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 पॉइंट्स के साथ एक लेंथ के ऊपर। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स में डिफरेंस होने की वजह से ये रिलेशन यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा। अगर मैं इसी प्रॉब्लम में मतलब इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है जो प्रॉपर तरीका है, दैट मींस बेसिक से जाओ, बेसिक रूल्स लगाइए। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि रॉड के ऊपर भी चार्ज होता, मान लीजिए इंसुलेटिंग रॉड की बजाय अगर ये कोई कंडक्टिंग रॉड होती और इसके ऊपर भी एक चार्ज होता सपोज 3Q का, और वो इसके पूरे लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। अब अगर आपसे पूछते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताएं, 1:2 m आता है। अब अगर ये चीज होती ना, हाँ, क्योंकि देखो इसका मतलब जहां जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां वहां मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज और मास की। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर रॉड के ऊपर चार्ज होता और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम विल बी, टोटल चार्ज है पूरे सिस्टम में कितना है? 6Q। 6Q। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टोटल मास, Twice of 6M। अजीब इत्तेफाक है, फिर यही आंसर आएगा। नहीं यार, यस यस सर। यस मतलब रॉड पे एडिशनल चार्ज रखने के बावजूद भी सेम रेशियो आ रहा है, जो रेशियो बिना रॉड पे चार्ज नहीं था तो जो आंसर है और रॉड पे चार्ज है तब जो आंसर है सेम ही आता है। कोइंसिडेंस है, मतलब इत्तेफाक है, या फिर कोई लॉ चल रहा है यहाँ पर? तो 3Q के अलावा और कोई देते चार्ज तो सेम आता क्या सर? नहीं तो 3Q पे तो सेम आ रहा है ना, वही तो पूछ रहा हूँ। 3Q पे जो सेम आ रहा है वो कोइंसिडेंस की वजह से आ रहा है या फिर इसे ये 3Q है इसलिए ऐसा हो गया? पैटर्न सेम है एक काम, सर। देखिए एक काम करते हैं ना, हमें डाउट की कंडीशन में हम मैग्नेटिक मोमेंट को जनरलाइज करेंगे। मतलब अभी हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे पूरा। सर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी मास के कोएफिशिएंट्स हैं वही सेम कोएफिशिएंट्स चार्जेस के भी आ गए हैं, भले ही रॉन्ग प्लेस नहीं नहीं, देखो 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 देखो, चलो एक काम करो ना, इसको 3Q की जगह पूछो। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए, बता रहे। मैग्नेटिक मोमेंट हम प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2Q चार्ज
जो पॉइंट चार्ज है इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे 2q, इसकी वेलोसिटी इनटू रेडियस qvr बाय 2 प्लस सेकंड वाले चार्ज पार्टिकल के लिए लिखेंगे q l/3 ओमेगा इनटू l/3 अपॉन 2। इसमें एडिशनल मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो रॉड के चार्ज का आएगा, होगा ना भाई, रॉड के चार्ज का एडिशनल मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। यस सर। कितनी कितनी देखिए सर वो वही q/2m से ही निकालना होगा। नहीं, अगर हम उसको नहीं लगाते, मान लो वो रेशियो वाला रिजल्ट हम नहीं लगाते, हम तो सर फिर एलिमेंट ले लें। फंडामेंटल डेरिवेशन करना चाहते हैं तो हम रॉड के अंदर एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज कर लेंगे dx का, क्योंकि जो रॉड का डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो तो पॉइंट चार्ज होगा ना, और dx के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज ऑफ रॉड, एक काम करो अभी इसको लैम्डा के फॉर्म में लिखते हैं, लैम्डा के फॉर्म में, लैम्डा dx, तो लैम्डा इनटू dx वहां चार्ज हो गया, इनटू वेलोसिटी, ये मान लेते हैं कि एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, तो लैम्डा dx x ओमेगा, वेलोसिटी वहां पर x ओमेगा हो गई, x ओमेगा qvr रेडियस x बाय 2, ये इस डिफरेंशियल पार्ट की मैग्नेटिक मोमेंट हुई, पूरे रॉड की मैग्नेटिक मोमेंट इसके इंटीग्रेशन से आएगी, जिसमें x की लिमिट राइट साइड पर प्लस माइनस 12 और इधर माइनस 12/3 से होगा। यस सर। एक बार देखते क्या आएगा ये, एक बार करके देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, बाद में लैम्डा को रिप्लेस कर लेंगे, अभी फिलहाल तो आंसर देख लेते हैं। तो ये दो तो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो भाई पिछले एग्जांपल में, इसका टोटल तो पिछले एग्जांपल में निकाला होगा। यस सर। नया वाला टर्म आप उसमें ऐड करके देखो क्या बनता है, लैम्डा की जगह जो लैम्डा है उसको रिप्लेस कर लीजिएगा 3q डिवाइडेड बाय l करके। सर m/l निकालना है कि m निकालना है सर इसमें सर? नहीं, अभी m निकालो ना, एक्चुअल में Okay, m था, क्योंकि मेरे को एक बात ये डाइजेस्ट नहीं होती है कि इसके पहले के एग्जांपल में ये वाला टर्म नहीं था, यस सर। और तब m/l का आंसर ये बना था। हमने m के कैलकुलेशन में एक नया टर्म ऐड कर दिया, क्या उसके बावजूद भी सेम रेशियो बनेगा हमारा? क्योंकि रॉड पे चार्ज पुट करने के बाद क्या एंगुलर मोमेंटम तो बदलेगा नहीं। एक बात सोचो ना, रॉड पे चार्ज हो चाहे चार्ज ना हो, एंगुलर मोमेंटम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो मास की प्रॉपर्टी है। यस। रॉड चार्ज है या नहीं है, इससे डिफर क्या करेगा? ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम डिफर नहीं करेगा उससे। और रॉड के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज रखेंगे तो पता नहीं क्यों ब्रेन ये कहता है यार कि मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट आना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। तो आंसर भी तो डिफरेंट होना ही चाहिए था, लॉजिकली डिफरेंट आंसर आना चाहिए था। तो ये कैसे हो सकता है कि वही आंसर पर आ जाए, और आएगा भी नहीं। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे ना, लैम्डा को रिप्लेस करके 3q/l रख करके यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू 3q/l, एंड उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे और उसको एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड करेंगे। तो जिनकी मैथ अच्छी है थोड़ा सा मुझे हेल्प करके बताओ अब क्या आंसर आ रहा है। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि इतनी मेहनत क्यों हो रही है, एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मैग्नेटिक मोमेंट में एक नया टर्म ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा और फिर उसका रेशियो फाइंड करेंगे। सर हाँ जी सर, रॉड को कितना चार्ज दिया था सर आपने? 3q डेटा इंटेंशनली मैनिपुलेटेड है। हाँ तो सर ये तो मतलब दिख ही नहीं रहा कि मतलब क्या बोलते हैं सेम आएगा ही नहीं q/2m के सर, क्योंकि आपने बोला था सर चार्ज और मास हाँ। जो है सर वो दोनों सेम पैटर्न पे वैरी करना चाहिए। हाँ। सर यहाँ पे 2q और सर बीच में 3q फिर q, और सर मास है बल्कि m 2m और 3m, सर रेशियो अलग अलग नहीं आ रहे।
उस ऑर्डर में। तो यही समझा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अगर ये सब एग्जाम्पल नहीं कराएंगे तो क्या होगा, आने वाले क्वेश्चंस में इस बैच में कई सारे लोग ऐसे हैं जो m/l बराबर q/2m को एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मान करके हर क्वेश्चन में फिट कर देंगे। सर वो मतलब 2/3 आ रहा है पैटर्न तो। यस सर 2/3 आ रहा है। यस सर 2/3 आ रहा है। तो ये सही आंसर है इसका मतलब। आप एक मिनट प्रणव, एक मिनट, आप जरा इमेजिन करो हमारी सिचुएशन को, एज ए स्टूडेंट हमारी सिचुएशन एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऑप्शंस होते और ये भी ऑप्शन होता, ये भी ऑप्शन होता, तो काफी हद तक इस बात के चांसेस हैं कि हम इसको ही टिक करते, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। सर इससे बढ़िया तो सर ये रहेगा, ये जो फॉर्मूला है सर m/l q/2m के बराबर होता है सर, इसको याद ही ना करके जाएं सर। हाँ सर एलिमेंट नहीं, लेकर लेकिन अगर आप HCV लगाओगे ना, HCV की एक्सरसाइज में आखिरी के 4 क्वेश्चन लोगों ने यही प्रूफ करवाया है। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के लास्ट के 4 क्वेश्चंस में वो ये बार बार प्रूफ करा रहे हैं। 4 क्वेश्चन में लगातार कह रहे हैं कि प्रूफ करिए कि q/2m आता है। अब जब तुम 4 क्वेश्चन में लगातार सेम ही चीज प्रूफ करोगे तो ब्रेन ऑटोमेटिकली इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, इसका मतलब ये कोई कंसेप्ट है। नहीं सर, वो सर इफेक्ट इस चीज का होता है कि सर मैक्सिमम बुक्स यही लिख देते हैं और सवाल भी सर मैक्सिमम लकीली इसी से सॉल्व हो जाता है सर, जो हमें मतलब बुक्स में मिलता है, तो सर इसलिए वो छप जाता है। इसीलिए कह रहे हैं ना, हम लोग क्या करें, गलती क्या हो रही है हमसे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और मास डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सिमिलर नहीं। जहां 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां q चार्ज है वहां पर 3m मास है, जहां 3q चार्ज है वहां 2m मास है। मतलब कुल मिलाकर के जिस तरीके से आपने सेंटर ऑफ मास निकाला है, अगर वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज निकाला, इमेजिन करिए सेंटर ऑफ चार्ज निकालने का कंसेप्ट होता, कहां पर आता है वो सेंटर ऑफ चार्ज। जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकालने, अगर वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज निकालें, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ चार्ज 2q की तरफ आता ज्यादा और 2q वाला into 0 प्लस रॉड का 3q into l/2, जैसे मास का सेंटर निकालते हैं वैसे चार्ज का सेंटर निकालते हैं, प्लस q into l डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। क्या ये भी वहीं पर आएगा जहां सेंटर ऑफ मास है? नो सर ये अलग आ रहा है। तरफ आएगा ये। तो जब सेंटर ऑफ चार्ज और सेंटर ऑफ मास सेम नहीं है तो ये रिजल्ट काम नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अलग है। तो ऐसे में ब्लाइंडली मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो अगर हम ब्लाइंड फॉर्म में चलते हैं, इट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टोटल मास, तो ये ब्लाइंडनेस डेंजरस है हमारे लिए। ये एग्जांपल ध्यान रखना है, इस एग्जांपल में ये फॉर्मूला काम ही नहीं करने वाला। अब मैं आप लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब कुछ जा नहीं रहा, मतलब करना है आप। जहां m मास है वहां q चार्ज होता, जहां 2m मास है वहां 2q चार्ज होता, और जहां 3m मास है वहां 3q चार्ज होता। तब इतना ही आता तो फिर ये वाला लगा लेते हैं। नहीं, कहने तो मत जाइए, एक बार प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो ऐसे जैसे किया गया है, और एक बार ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगा करके करना, एंड देन उसके बाद कंक्लूड करना कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। मैं तो बोलूंगा कि हाँ करेगा काम, राइट है? यस यस वेरीफाई जरूर करना, मतलब जब तक खुद से करके नहीं देखोगे तब तक ट्रस्ट नहीं होगा। अगर ट्रस्ट होगा तो क्लैरिटी नहीं होगी, सर डरे डरे बैठे रहोगे। सर मतलब जिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में सर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्ज इक्वल हो, मतलब सेम जगह हो, उनमें लगा सकते। अभी बता रहे हैं, रुको तो अभी प्रॉब्लम्स तो करो। इसीलिए रैंकर्स में और सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स में इसीलिए वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला डिपेंडेंट नहीं होते, उनको जनरलाइज प्रोसेस से मतलब होता है। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं। insulating disk of mass m and radius r, disk of the mass m and radius r, and a charge is present over the circumference only. Presence of charge is only on the circumference, q charge, and uniformly distributed है। circumference के around charge uniformly distributed है और disk का mass भी uniformly distributed है। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड करेंगे। यस
डिस्क रोटेट कर रही है अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से, मान लीजिए, और फिर से बताइए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या बनेगा। सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सर। हाँ जी, इसलिए बहुत जल्दी कंक्लूजन पर मत आया करो कि ऐसा होगा तो ये कर लेंगे, ऐसा होगा तो ये कर लेंगे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस जरूरी है। यहाँ तो 1 आ रहा है 1:1 कुछ। एक एंगुलर मोमेंटम में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है बताओ। तो mr²/2 डिस्क है तो mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट में हम फंडामेंटल फॉर्मूला लगाएंगे। फंडामेंटल फॉर्मूला बार बार ये कहता है कि पॉइंट चार्ज के लिए अलोंग द 2VR/2 सर्कमफेरेंस हमको एक डीक्यू एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, फिर उसी के हिसाब से इंटीग्रेट करना। बिल्कुल, QVR/2 इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ रिंग है, तो हम रिंग के मतलब डिस्क के सरकमफेरेंस पर एक डिफरेंशियल पार्टिकल चूज कर लेते हैं ऑफ डीक्यू चार्ज, इसको पॉइंट मान सकते हैं। डीक्यू सरकमफेरेंस पर जो चार्ज डीक्यू ले रही है, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा? डिस्क ओमेगा वेलोसिटी से QV, एंड ये डिस्क कितने रेडियस, सॉरी ये डीक्यू कितने रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा? QVR/2। इतना मैग्नेटिक मोमेंट एक डिफरेंशियल पार्ट ऑफ चार्ज का होगा। टोटल का निकालने के लिए इंटीग्रेट होगा। एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन मतलब समेशन हो रहा है, और इस इंटीग्रेशन यानी कि समेशन में डीक्यू के अलावा आने वाली सभी चीजें आपकी कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि आप डिफरेंशियल चार्ज यहाँ लेने की बजाय यहाँ चूज कर लो, चाहे यहाँ चूज कर लो, सभी डिफरेंशियल चार्ज के लिए। Q/m आ रहा है सर। हाँ, मतलब एक्चुअल में ओमेगा r²/2 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, dq ही इंटीग्रेट होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dq मतलब समेशन ऑफ ऑल डिफरेंशियल चार्जेस व्हिच विल बी टोटल चार्ज। अब बताओ m/l क्या आ रहा है? Q/m। 2/m नीचे वाला 2 गायब हो गया ना? यस सर। भले इसके कि सेंटर ऑफ चार्ज और सेंटर ऑफ मास सेम है, फिर प्रॉब्लम है। मास डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरकमफ्रेंस के ऊपर, ये एक और डिफरेंस। यस सर, पैटर्न सेम होना चाहिए सर। जब तक कंप्लीटली सिमिलरिटी ना आ जाए, कंप्लीट सिमिलरिटी का मतलब यस सर, मतलब जैसे कि अगर मास m0 into 1 plus y/l से वैरी कर रहा है, तो मतलब चार्ज भी कुछ ऐसा ही q0 into 1 plus y/l। सेम सिमिलर फंक्शंस। If the mass is distributed over the surface, charge should also be distributed over the surface. Center of mass, center of charge वो coincide करेंगे, उस कंडीशन में Q/2m आएगा। और ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो वैसे ही आएंगी, बट ऐसा तो नहीं डिनाई कर सकते कि ये कभी आएगा ही, इसको तो डिनाई थोड़ी कर सकते कि नहीं ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आ सकता। ऐसे कौन से तुम लोगों ने खोलने पर बैठे हैं कि ये सब चीजें आपके साथ नहीं आएंगी? ठीक है, यस वो कंडीशंस एक बार बोल देंगे। अरे यार देखो, उसको मैं कितने भी पॉइंट लिखा दूंगा ना जी, समझना खुद पड़ेगा। मैं एक सिंगल लाइन बोल रहा हूँ, एक सिंगल लाइन कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मस्ट बी सिमिलर इन एवरी सेंस। सर याला तो फिर फॉर्मूला ही मतलब एक तरह से बेकार की जगह फंडामेंटल ही लगा के कर ले हर जगह। अच्छा जी, लेकिन नहीं रुको, इनका जवाब भी दे देना, इनका जवाब भी देना जरूरी है। एक सॉलिड स्फीयर है और चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉलिड स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड चार्ज डेंसिटी रो है। सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर
इज यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम। बताइए मैग्नेटिक मोमेंट बाय द एंगुलर मोमेंटम। सर इसमें तो m निकालते निकालते मर जाएंगे। Q/2m हो जाएगा क्यों डायरेक्ट। करें कैलकुलस, क्यों करें कैलकुलस? जब स्फीयर भी सॉलिड है, मतलब चार्ज भी पूरे वॉल्यूम में है, मास भी पूरे वॉल्यूम में मास है, भी मास पूरे भी volume- यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिमिलरिटी हो गई ना। Yes. यस सर। तो सिंपली Q/2m। यहाँ पर अब यहाँ इंटीग्रेशन लगाना बेवकूफी नहीं हो जाएगी हमारी। तो ऐसा भी नहीं है कि ये फॉर्मूला कभी काम नहीं आएगा। सर बहुत पुण्य करे हो तभी आएगा ये। हाँ, तो करो अब आज से बहुत दिन से। शर्मा जी क्लियर हुआ? यस सर, एक चीज बता दीजिए, यहाँ पर ही अगर जो चार्ज मान लिया कि वॉल्यूम पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर सर अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता तो भी फॉर्मूला लगा सकते थे। अरे मालिक, मैं जब बार बार कह रहा हूँ कि सिमिलरिटी होनी चाहिए। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली है, या फिर चार्ज यूनिफॉर्मली है और मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं लगेगा ये। यस सर, यस सर। अरे तो बोल करे एक लाइन में, सिमिलरिटी का मतलब एक जैसा। अच्छा, ऐसे मानोगे नहीं तुम लोग। स्फीयर सॉलिड है, राइट? सॉलिड स्फीयर कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। अब बताओ चार्ज देंगे तो कहां जाएगा? सरफेस पे सरफेस। तो चार्ज सरफेस पे खाली, ऐसा नहीं हो सकता? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को भी तो चार्ज दे सकते हैं यस भाई। सर। कौन सा गुनाह किया कि इसको चार्ज नहीं दे सकते आप? अब बताइए मैग्नेटिक मोमेंट बाय द एंगुलर मोमेंटम। देखो आंसर क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए ये पता है। सर Q/2m मतलब -1 तो नहीं मिलेगा ना। वो बस सॉलिड स्फीयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम। क्या चार्ज भी वॉल्यूम में है? नहीं सर, चार्ज सरफेस पे मास वॉल्यूम में। तो सिमिलरिटी सर नहीं है, जो तो Q/2m हमारा नहीं है। एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो नॉर्मल हाँ। रोटेशन से हम निकालेंगे आई ओमेगा। तो और सर जो मतलब अगर हम मान लीजिए m निकालना चाह रहे तो सर सेंटर से थीटा एंगल पे एक डी थीटा की रिंग ले लें नहीं जिससे वो नहीं प्रणव, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट सर, यहाँ पे हम लोग हाँ जी। डायरेक्ट QV/2 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं, चार्ज पार्टिकल है वो सेम डिस्टेंस पे है। कहाँ सेम डिस्टेंस पे है? इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, तो ये वाला चार्ज एक्सिस से ज्यादा नियर है। ये जो पोल पर चार्ज होगा वो तो जीरो डिस्टेंस है एक्सिस से। Yes, जो sir, इक्वेटर पे चार्ज होगा तो कहाँ, ये Yes, डिस्टेंस सेम कहाँ है? ये सर से लेंगे लेंगे। यस सुनिए सर वो फिर भी तो नहीं करना यार, वो भी नहीं करना। सुनो बता रहे हैं हम। आप जरा डिस्क वाले एग्जांपल पे वापस जाओ। एक बार डिस्क वाले एग्जांपल पे वापस जाइए, जिसमें डिस्क पे सरकमफ्रेंस पे चार्ज दिया था। डिस्क के सरकमफ्रेंस पे चार्ज क्यों दिया था? क्या आंसर बना था इसका? Q/m। Q/m। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपने डिराइव किया था? यस यस सर, Q⍵r²/2 ये प्रॉपर डेरिवेशन था ना हमारा, Q⍵r²/2। यस सर एलिमेंट लेके था। यस सर। ये तो प्रॉपर था। अब सुन तो सर मैं हम भी क्या तो वही कह कह रहे रहा था बहुत सारी डिस्क का कॉम्बिनेशन होगा सर ऐसे। नहीं वो नहीं करना है, वो उसका नहीं जा रहा मैं। सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ कि m बराबर Q/2 टाइम्स ऑफ मास इनटू एंगुलर मोमेंटम। मैं इसको कैसे यूज कर सकता था यहाँ पर? बिना कैलकुलस में एंटर किए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाल सकते थे? m इक्वल टू, आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट का जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमिलर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरकमफ्रेंस पर है। इमेजिन करो एक रिजिड बॉडी जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सरकमफ्रेंस पे आता हो। तो रिंग अबे डिस्क वाले केस में यार, डिस्क वाले में तो रिंग होगा। जिस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी तरीके का एक ऑब्जेक्ट इमेजिनेशन में लाइए, वो एक रिंग बनेगी। और रिंग का एंगुलर मोमेंटम हम डायरेक्टली कर सकते थे mr²। आपका सीधा आंसर नहीं आ जाता करके? यस सर।
Yes. अब मेरी बात सुनो वरना फिर कंफ्यूजन में आओगे। हम इस रिलेशन को लगाएंगे, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते वक्त हम रिजिड बॉडी वो लेंगे जिसके मास डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्वेश्चन में जिस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मैच करता हो। यहां पर भी हम यही काम करेंगे। m इक्वल्स टू चार्ज बाय 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे एक ऐसे Hollow रिजिड बॉडी sphere का का। जो स्फेरिकल हो और मास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस पे हो उसके। यस सर। कौन सा स्फीयर हुआ वो? सर हॉलो स्फीयर। Hollow sphere. तो 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा आ गया आंसर। बन गया आंसर देने कैलकुलस में गए। Yes. Sir. आई बात समझ में क्या करना है? यस। Yes, sir. कैलकुलस आसान भी नहीं होगा यार, इतना भी नहीं होगा कि मतलब हम रिंग लेंगे फिर मतलब हो सकता है उससे भी आप वेरिफिकेशन करो। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, करो वेरिफिकेशन, चैलेंज करो हमारे पॉइंट को कि हमने यहाँ गलत बोला है और हमें गलत प्रूफ करके दिखाओ। ये टिपिकल वेरिएशंस हैं, भगवान करे कभी ना आए भाई आपके पेपर में, इस टाइप की चीजें ना आए तो ज्यादा ही अच्छा है। एक और कंसेप्ट है इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझने में काफी हेल्प करने वाला है, और वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। Magnetic movement. हाँ, उस पर तो भी आ ही रहे हैं, उस पर तो आना ही है। उसके पहले इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर बाबा ने ये कहा था, बोर्स मॉडल में ऐसा कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्टेन डिफाइंड रेडियस के ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है, और वो ऑर्बिट्स ऐसी Raised होती है होती जिसके हैं अंदर shells. हाँ, जो ऐसी स्टेबल ऑर्बिट्स होती है जिसमें रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता। मैक्सवेल के डाउट को रिमूव किया था इन्होंने। Yes, sir. तो मैक्सवेल ने एक क्वेश्चन मार्क उठा दिया था कि भाई जब चार्ज रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट कर न्यूक्लियस जाएगा में जाके और collapse। स्पाइरल होकर सर न्यूक्लियस में गिर ये जाएगा। सर तो बोर ने कहा कि ऐसा कोलैप्स नहीं कर होता। जाएगा, खत्म हो। जी, उसी मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके चल रहे हैं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है एंड वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सर्टेन एंगुलर स्पीड ओमेगा से या फिर लीनियर स्पीड v से, वो रिलेट हो जाएगा v इक्वल्स टू r ओमेगा से, और ये रिवॉल्व कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर्टेन चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन द सर्कल इन एब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अ चार्ज पार्टिकल क्वेश्चन के फॉर्म में चल रहे हैं। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ सम गिवन रेडियस r in absence of magnetic field B. Now we apply a magnetic field. Now we apply a magnetic field parallel to the axis of circular orbit. Parallel to the axis of circular orbit. As a result, पहले इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछेंगे। As a result, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, speed of a particle will increase. Option number B, speed of a particle will decrease. Option C,
radius of orbit will increase, and option D, radius of orbit will decrease. सर इंक्रीज होगा सर रेडियस। तुम फिर पगला हो तुम लोग यार, सर टॉपिक की वेटेज नहीं समझ रहे हो कि ये। सर कुछ पूछना है सर मुझे। हाँ हाँ सर हाँ, आपने बोला था पैरेलल है एक्सिस के, सर इनटू द प्लेन है आउटवर्ड है प्लेन है ये? वो दिया नहीं है। अच्छा वो नहीं दिया। क्या नहीं दिया है सर? मैग्नेटिक फील्ड सर्किल की एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन सर्किल की एक्सिस के पैरेलल इनसाइड है या आउटसाइड है ये नहीं दिया है क्वेश्चन। सर आखिरी के 2 ऑप्शंस क्या थे? पहले 2 ऑप्शन सर वो सुन लिए थे सर। स्पीड को लेकर के हैं, और आखिरी के 2 ऑप्शन रेडियस ऑफ ऑर्बिट को लेकर के हैं कि वो बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे। टू 2013 से पहले इस टॉपिक को लोग कहते थे कि क्यों करा रहे हो, ठीक है। उस समय जब कराते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये फालतू का टॉपिक है, और जब 2013 वाले बैच में कराया गया था ये क्वेश्चन, और उस साल के जेईई एडवांस के पेपर में ये पैराग्राफ जब आया तो लोगों को समझ में आया कि यार जो पढ़ाया जा रहा था वो जेन्युइन था। पढ़ाने के बाद पेपर में सर वेलोसिटी कम होती है। ऐसे ही जो पीछे की चीजें पढ़ा रहा हूँ ये मत समझिए कहीं आएगा नहीं कभी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अभी आंसर छोड़ो, सबसे पहले क्वेश्चन ये बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट पर है, तो कोई ना कोई फोर्स तो होगी ना सेंटर की तरफ। यस सर। यस सर। न्यूक्लियस और चार्ज के बीच होगी। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो कौन सी फोर्स होती है जिसकी वजह से सर्कुलर ऑर्बिट होता है? कूलम फोर्स, प्रोटॉन कूलम्बिक फोर्स वाली। इसका मतलब इवन बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड देयर वाज सम फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, अदरवाइज न्यूटन को कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि फोर्स के एब्सेंस में सर्कुलर मोशन तो हो नहीं सकता कभी। मतलब कि बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड देयर वाज सम फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एंड दैट फोर्स वाज इक्वल टू mv²/r। बोलिए। यस यस सर। यस अब ये फोर्स कौन सी है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि चार्ज को धागे से बांध करके घुमा रहे हो टेंशन फोर्स हो सकता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस का फोर्स हो, कोई भी। नाउ अब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर रहे हो, सपोज इनसाइड ऐड कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग इनसाइड मान के चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐड किया हमने। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले से लगने वाला फोर्स बंद हो जाएगा? सर वो पहले से लगने वाला फोर्स तो रहेगा ही ना जो पहले लग रहा था। यस सर। यस सर। तो आप इनिशियल कर लीजिए, इनिशियल फोर्स जितना था वो वैसे ही रहा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगेगी QV×B, बिकॉज चार्ज ऑलरेडी मोशन में था, चार्ज पहले से ही मोशन में था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही डालोगे Q×V×B के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स आएगी उसके ऊपर। इस सिचुएशन में किधर आएगी? एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल का और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लगाया हुआ है सेंटर एट दिस पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर लगाओ जरा V×B करके। सर सेंटर की तरफ कम होगी क्या? एक मिनट बता रहा हूँ, वो बता रहे, यानी कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऐड करेंगे एक एक्स्ट्रा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से आएगा सेंटर की तरफ। यस सर। अगर B क्रॉस है तब, अगर B डॉट होता तो सर अपोजिट मतलब डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर में इंक्रीज और मे डिक्रीज। यस यस। डिपेंड करेगा ना B की डायरेक्शन किधर है।
inside या outside, depending upon that, the total force towards center can increase and the total force towards center can decrease. और अगर टोटल फोर्स सेंटर की तरफ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है और उसकी वैल्यू mv²/r है, वेलोसिटी सुनिए इस एग्जांपल को लीजिए, पहले इसको लीजिए, बी क्रॉस वाला केस डिस्कस करो पहले। इस केस में तो फोर्स टुवर्ड सेंटर ज्यादा हुआ ना? यस सर। यानी कि mv²/r बढ़ा, यस मास तो बढ़ेगा नहीं। यस सर, वेलोसिटी भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज सुनिए, करती है। तो दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो स्पीड बढ़ेगी या रेडियस कम होगा। यस सर। या तो आप स्पीड ज्यादा कर लो उसकी, या रेडियस कम कर लें, या दोनों को एडजस्ट करें, कुछ भी हो सकता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो आंसर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि पार्टिकल अपनी स्पीड कम करके सेम रेडियस में रिवॉल्व करे, सॉरी स्पीड ज्यादा करके सेम रेडियस में रिवॉल्व करे, और ये भी हो सकता है कि पार्टिकल सेम स्पीड से कम रेडियस में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे। यस सर। पॉसिबिलिटीज कई सारी, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, मे बी वाले आंसर हैं और वो ऑप्शंस में है नहीं एक्चुअली। बट अगर हम ये एज्यूम कर लें, और हमारा एजम्पशन जस्टिफाइड है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि रेडियस विल रिमेन कांस्टेंट इवन आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, और ये एजम्पशन जस्टिफाइड है अंडर बोर्स लॉ, बोर्स मॉडल। बोर मॉडल रेडियस के फ्लेक्सिबल रेडियस चूज करने का ऑप्शन तो देता नहीं हमें। यस सर। बोर मॉडल में कहाँ है, आप रेडियस अपने हिसाब से तो चूज कर नहीं सकते, वो तो प्री डिफाइंड रेडियस है सर, कि यही वो रेडियस है जिसमें रिवॉल्व कर सकते हैं। तो इफ वी assume that the radius is constant which is justified according to the Bohr's model, अब बताइए क्या होगा इस केस में? मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी चार्ज पार्टिकल की मजबूरी है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक कंस्ट्रेंट है कि आपको रिवॉल्व उसी रेडियस में करना है जिस रेडियस में पहले कर रहे थे। तो एक्स्ट्रा फोर्स आने के बाद अगर मुझे उसी रेडियस के अंदर ऑर्बिट में जाना है, तो फिर मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। यस सर। यस सर। हाँ, so इसका आंसर ये है एक्चुअल में कि if we assume that the radius is constant then speed will increase in this case, and if magnetic field is outward then speed will decrease। दो केसेस हो सकते हैं इसमें। यानी कि अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस थ्योरी को लगाने दें, थ्योरी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि अगर कोई एटम है और उस एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं, अब आप ऐसे समझो, एटम प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये पड़ेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा स्पीड पर चल सकते हैं या फिर पहले से कम स्पीड पर भी चल सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ आ रही? यस सर। Yes, sir. Second question. Before applying magnetic field, there was some magnetic moment. Q V R by 2. Magnetic moment is a function of speed. Under the effect of a magnetic field, this speed can increase or the speed can decrease. लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इसको? यस सर। Yes, sir. So associated orbital magnetic moment can increase or can decrease. यस यस सर। यस सर। यस सर। इस केस में बताइए क्या होगा? इस केस में इस इलेक्ट्रॉन के यानी इस चार्ज के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी, इंक्रीज। और क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट?
अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ओमेगा ऐसे है, तो इसके Out ऑर्बिटल to the मैग्नेटिक plane. मोमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स द प्लेन। यानी मैग्नेटिक मोमेंट इज आउटवर्ड। और आप कह रहे हो क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में जो चेंज प्रोड्यूस होगा तो वो भी आउटवर्ड होगा। अगर कोई वेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो मतलब वेक्टर के अंदर जो चेंज किया गया है वो सेम डायरेक्शन में किया गया। यस सर, यस सर। भैया डेडली कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स का। डायग्राम छोटा कर दिया है। सपोज दूसरा केस डिस्कस करें, मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट डायरेक्शन में होगा तो क्या सिचुएशन बनती है। देखिए, जो पहले से फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था वो तो लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी अब, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहे थे तो इधर की तरफ आएगा बाहर की तरफ। फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट सेंट्रिपिटल फोर्स को कम करेगा। यस सर, यस सर। मतलब अगर इस केस में ओमेगा से रिवॉल्व कर रहे थे तो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा से रिवॉल्व करने लगे, एंगुलर स्पीड ज्यादा हो गई। और इस केस में एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी इसकी। यानी स्पीड कम हो जाएगी, यानी इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ा या कम हुआ? कम हो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी रिड्यूस कब हो सकती है? जब उसमें चेंज कौन सी डायरेक्शन में किया जाए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन। तो एम की डायरेक्शन डॉट है, और अगर उसको रिड्यूस करना है तो डेल्टा एम की डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस होनी चाहिए। क्रॉस। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आ रहा है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट is always against the magnetic field. Opposite of magnetic field. Change of magnetic moment is against the magnetic field. यानी कि जब आप किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाओगे तो उस एटम का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, और जो चेंज प्रोड्यूस होगा वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट साइड पर ही आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाए, हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाए, but change in the orbital magnetic moment is always and always against the magnetic field vector. सर हाँ सर एक चीज भाई, सर आपने बोला रेडियस कांस्टेंट लिया है, तो सर यहाँ पर मतलब रेडियस कांस्टेंट किस हिसाब से लिया? बोहर मॉडल में तो लेकिन ये भी बोलता है कि वेलोसिटी भी तो हमारी मतलब किसी स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है उसकी भी, जैसे n/z करके फॉर्मूला जो होता है, तो सर वैसे ही उसमें रेडियस भी है, तो सर उसको कांस्टेंट लेने का मतलब तो ये भी हो सकता है हम लोग वेलोसिटी भी कांस्टेंट ले सकते हैं। देखिए मैं बता दूं, रेडियस के ऊपर जो कंस्ट्रेंट है ना, बोर्स मॉडल को शायद आप अच्छे से समझे नहीं हो। इसका मतलब बोर्स मॉडल में जो मेजर कंस्ट्रेंट है वो रेडियस के ऊपर है, और वो कंस्ट्रेंट आता है बाय द कांसेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव। वेलोसिटी पर बोर्स मॉडल कंस्ट्रेंट नहीं डालता है, वेलोसिटी तो सेंट्रिपिटल फोर्स के हिसाब से एडजस्ट होती है। हम किसी पार्टिकल के मोशन की वेलोसिटी को कंस्ट्रेंट कैसे डाल सकते हैं बताइए? यस सर। डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस एंड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, वो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। भाई जो फोर्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो भी आर का फंक्शन है, कूलम्ब्स फोर्स है वो। यस। और आर को ही क्वांटाइज कर रहे हो, तो इन दो के क्वांटाइजेशन से वी ऑटोमेटिकली क्वांटाइज होता है। वी का क्वांटाइजेशन रूल नहीं लगा रखा है कोई ने। सर एक चीज और सर, जैसे यहाँ पर जो एफ इनिशियल और एफ बी है सर, मैं सीरीज का एक क्वेश्चन किया था मैंने, तो सर उसमें ये था कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए जब अपोजिट है, तो सर ये टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा पार्टिकल अपना। बिल्कुल, तो सर रेडियस इंक्रीज नहीं होगा, फिर तो मतलब होना ही चाहिए। देखिए फिर वो एक स्पेशल केस है। मैंने क्या बोला कि हम जो ये आपको डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको लिंक कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बार बार एटम का नाम ले रहे हैं। Yes. आप जो बात कर रहे हो एटम्स के अंदर ऐसा होगा नहीं कभी।
यस एटम के अंदर ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसका रीजन भी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स कभी भी कोलम्बिक फोर्स को कैंसिल नहीं कर पाई। और अगर आप जानना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं हो सकता तो उसका जस्टिफिकेशन देखिए। कोलम्बिक फोर्स, चलिए हम बोर्स मॉडल में चलते हैं। बोर्स मॉडल के हाइड्रोजन एटम पे जाओ। हाइड्रोजन एटम के केस में कोलम्बिक फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2। हाइड्रोजन के केस में दोनों चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 उसका स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। जो पहली रेडियस आती है बोर्स मॉडल में वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आती है। Yes, sir. Yes, sir. तो 0.53 मतलब कि 5.3 × 10⁻⁻11 का स्क्वायर, यानी कोलम्बिक फोर्स कौन से ऑर्डर में है? वैल्यू छोड़ दो, ऑर्डर बता दो। -19 का स्क्वायर और 10⁻9 और 10⁻11 का स्क्वायर। 10⁻⁻6 कितना आ रहा है? 10⁻⁻? -7 7 आ रहा है ना? Yes, ऑर्डर sir. ऑफ कोलम्बिक फोर्स। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देखिए, याद करिए। हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में जिस स्पीड पर चलता है वो स्पीड रफली 2.37 × 10⁸ 2.18 यस कुछ ऐसे नहीं, 8 नहीं 6 सॉरी। अब पता है तुम लोग को ये डेटा कितना याद है? सर 2.18 6 meter per second. 1 2 3 जो करना है कर लो, मेरे को ऑर्डर से मतलब 10⁻6 का एक ऑर्डर आता है। Yes, sir. ये वेलोसिटी का ऑर्डर है। मैग्नेटिक फोर्स QVB, चार्ज हुआ -19, वेलोसिटी आई जो भी 2.2 2.3 जो मानना है मान लो, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में लगा लेते हैं। अगर हम 10 टेस्ला की भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दें जो बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का ऑर्डर देखो, -19 और 6 -12 हो जाएगा। -12 हो जाएगा टोटल। और ये -7, मतलब कोलम्बिक फोर्स उससे मिलियन टाइम्स ज्यादा है। सो देखो, क्वेश्चन पूछना और रियल लाइफ में समझने में फर्क है। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स मच मच स्मॉलर देन द कोलम्बिक फोर्स। तो ऐसा भी नहीं है कि इसका बहुत ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी, बट बहुत मार्जिनल अमाउंट से कम होगी, नेग्लिजिबल चेंजेस आएंगे। बट एटॉमिक लेवल पर वो नेग्लिजिबल चेंजेस भी बहुत भारी पड़ जाते हैं। सर फंडामेंटल फोर्सेस को देख के भी कह सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है ये जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रही हैं। न्यूक्लियर फोर्स, वीक वाली न्यूट्रॉन और कहां से आ गया इसमें? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में तो कोलम्बिक फोर्स है, मैडम जी न्यूक्लियर नहीं है। अभी मेरी बात पूरी समझो। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, पहली बात तो वो रियल लाइफ में होगा नहीं कभी। अगर होगा तो उसके लिए आपको लगभग 10⁸ टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। यस ठीक, आगे बढ़ते हैं। और चलिए, अच्छा हुआ तुमने डाउट पूछा। इस डाउट से ये भी समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो बहुत छोटी वैल्यू पे आएगी एज कंपेयर टू दिस फोर्स। यस तो change in the angular speed, or you can say that change in magnetic moment, all these changes will be very small changes. Yes, sir. अब हमारा टारगेट है जो मेन क्वेश्चन जो 2013 के जे एडवांस का क्वेश्चन था वो ये था, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन लगाना। चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ द चार्ज एंड रेडियस। और ये फैक्ट कंसीडर करते हुए कि चेंजेस बहुत छोटे हैं, इस फैक्ट को कंसीडर करना है दैट चेंजेस आर वेरी स्मॉल एंड द रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों एजम्पशन लेकर के चलते। सो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में
हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी कि दैट F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, और ये F कूलम्बिक फोर्स है, मैं बार बार रिपीट करूंगा, चाहे तो आप इसको लिख लो, कूलम्बिक फोर्स है ये। और इन प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अगर हम जाए तो दैट कूलम्बिक फोर्स एंड प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, उसको डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाई। उसका कोई एक केस लेते हैं, सपोज करो प्लस वाला केस लेते हैं, प्लस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू m बाई आर, और अगर प्लस वाला केस ले रहे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या v प्लस डेल्टा v होगा। क्या ये दो इक्वेशन आई समझ में? यस यस अब इसमें FB क्या लिखेंगे? फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। Q into V QVB plus delta V. Yes sir, Q into V plus delta V time. एक मिनट, कायदे से मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स लगेगी वो Q मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो नई वेलोसिटी। लेकिन फैक्ट कंसिडर करिए, वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 की फोर्स के साथ आप 10 टू द पावर -13 के ऑर्डर की फोर्स ऐड कर रहे हो, तो वेलोसिटी नेग्लिजिबली चेंज होगी। और ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को हम अभी भी अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो ये सेकंड इक्वेशन बन रही है FC प्लस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, उसको अभी भी हम अप्रोक्सीमेटली QVB ही रखेंगे। इसमें से V कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा V बाई V का स्क्वायर, और FC को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। या फिर सर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए आप। माइनस कर लो, वो भी सही है, दोनों इक्वेशंस माइनस कर ले वो ज्यादा अच्छा है। इस इक्वेशन में से इसको माइनस करते हैं अगर, तो हमको मिल जाएगा QVB इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, कॉमन हो जाएगा शायद। और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे क्योंकि स्मॉल चेंजेस है, 1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा V बाई V, और इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे इससे आप डेल्टा V निकाल सकते हो, चेंज ऑफ स्पीड। R³ बाय 2m हो जाएगा। पता नहीं क्या हो जाएगा, एक V यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक V इधर से कैंसिल कर जाएगा। R³B, हाँ फिर से बोलना, QBR R³ बाय 2m। ये चेंज इन स्पीड है, और इस चेंज ऑफ स्पीड के करस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज Q स्क्वायर R स्क्वायर B बाई 4m। हाँ, तो जब डेल्टा M निकालेंगे तो हम डेल्टा V लगाएंगे, डेल्टा M के लिए डेल्टा V। डेल्टा V यहाँ रखें तो अल्टीमेटली डेल्टा M आएगा Q स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 4m इंटू B। यस, लेकिन ये देसी डेरिवेशन है, देखो ध्यान रखना, ये हम लोगों ने सही से नहीं किया अभी, क्योंकि जब आप 2013 के पेपर को देखोगे तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक ये ऑप्शन था और एक ऑप्शन में यहाँ माइनस भी लगा था, और हमारे ही स्टूडेंट का गलत नहीं हुआ, उसने किया ही नहीं, छोड़ दिया उसने, और आके उसने बताया कि ये कंफ्यूजन है इसलिए नहीं किया था। और यही इकलौता क्वेश्चन उसका छूटा था 120 में 116 तो नंबर इसमें पे, मतलब ये फैक्ट यूज कर देंगे ना, 116 चाहिए एडवांस में, और एक ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूजन में छूटा। सर डेल्टा M जो होता है सर वो B के हमेशा अपोजिट होता है, तो माइनस के साथ हाँ, तो यही तो गलतियां की है लोगों ने।
माइनस वाला ऑप्शन सही था, बिना माइनस वाला ऑप्शन गलत था, तो उसने तो छोड़ा, बाकी लोगों ने यहाँ पर गलती कर दी। वो इस फैक्ट को ये भूल गए थे कि डेल्टा एम बी के अगेंस्ट आता है। और अब क्वेश्चन में जेई वाले भी मतलब बेवकूफ बनाते हैं, ऊपर एरो वैरो लगाया नहीं था कुछ, वो ये मान के चल रहे थे कि आप पढ़े लिखे हो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो माइनस अपने आप एडजस्ट कर लो। सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक तक जाने के लिए जानते हो दिमाग को तंदूर की भट्टी में डालना पड़ता है। सर क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि मतलब चेंजेस हमें बहुत स्मॉल लेने हैं। नहीं, ये भी अपने आप सोचना था। सर मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए ना, मतलब हाँ 100% बिना किए हुआ कर ही नहीं सकता इसको। और इसको दो ही तरीके के स्टूडेंट कर सकते हैं, या तो उनको कोचिंग में कराया गया हो या फिर वो कोई किताब पढ़ते हो। ये है एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो फेमस बुक, हमने आपसे पहले भी इसका नाम बता चुके हैं, ग्रिफिथ करके। उसमें ग्रिफिथ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बहुत एडवांस कंसेप्ट्स हैं, वो स्टूडेंट के पॉइंट से है भी नहीं एक्चुअल में, वो बीटेक में पढ़ाया जाता है आपको। अच्छा, इसके बियॉन्ड भी तो चलो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर स्पीड बदलेगी। अब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले कितने याद हैं नहीं पता मुझे। क्या इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर। रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा उसके? जी सर। एक चीज नोटिस करिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन द ऑर्बिट इज स्पीड डिवाइडेड बाय 2 पाई r। पता चला क्या किया इसमें? यस सर। अगर उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल स्पीड में फर्क आ रहा है तो उसके फ्रीक्वेंसी में भी फर्क आएगा। एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन द ऑर्बिट विल बी चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय 2 पाई r, बिकॉज हम मान चुके हैं कि रेडियस नहीं बदलेगा। और चेंज इन स्पीड का फॉर्मूला यहां से रखेंगे, तो q b r, अब मजे की चीज आएगी, बाय 2m और नीचे 2 पाई r। आंसर r कैंसल। change in orbital frequency, change in the frequency of revolution in the orbit independent of radius। मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे n इक्वल टू 1 के क्वांटम नंबर में रिवॉल्व कर रहा हो, चाहे n इक्वल टू 2 के क्वांटम नंबर में रिवॉल्व कर रहा हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन में जो चेंज आना है वो फिक्स। और कायदे से ये प्लस माइनस दोनों आएगा, मतलब क्योंकि हमने अभी एक केस आपके सामने डिस्कस किया है। यस यस। और ये ज़ीमान इफेक्ट के नाम से आपको मिल जाएगा किसी भी केमिस्ट्री की बुक में, आप सर्च कर लीजिएगा, फिजिक्स में भी मिल जाएगा ज़ीमान इफेक्ट, जो ये कहते हैं कि अगर आप किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। पढ़ा है सर केमिस्ट्री में। तो हम लोगों को सिर्फ नाम पता है। यस सर। कहाँ नाम सुन दिया इसका? सर ये बुक में है। जीवन इफेक्ट का स्टार इफेक्ट पढ़ना है। जब कर रहे थे स्पेक्ट्रम। अरे बड़े अच्छी बात है, केमिस्ट्री की बुक में है सर। नाम से एक्सप्लेन नहीं करा गया सर दो इफेक्ट्स बताए गए थे, ज़ीमान इफेक्ट और एक और स्टार इफेक्ट। होते क्या है वो आज तक नहीं पता। आज मालूम चला? यस यस सर। और एक पॉइंट और आज थोड़ा सा कंप्लीट कर दें इसको, क्योंकि अगली बार बायट से बहुत चलना है। जो
डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते इनमें? नहीं होती। नहीं होते हैं नहीं सर, होते। डायमैग्नेटिक नहीं होते। ये कुछ वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं। आपसे कहा गया था कि जो डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं जब उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में रखती हो तो उनके अंदर जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं। यस सर। यस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, देखिए हर एक एटम के अंदर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन एटम्स की रैंडम ओरिएंटेशंस की वजह से हर एटम के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे मटेरियल की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कंप्लीट मटेरियल, सर नेट जीरो मान लेंगे। ये एटॉमिक है, ये हर एटम का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट करने की वजह से और स्पिन करने की वजह से भी होता है एक्चुअली। हालांकि डायामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म में स्पिन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, फिर भी ब्रॉड लेवल पर समझने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। सारे मैग्नेटिक मोमेंट जब रैंडम डायरेक्शंस में है तो मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। और कुछ दिन पहले आपको एक टॉरॉइड की क्लास करवा रहे थे, तो आपसे एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर किसी भी सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो एज अ मैग्नेट कभी काम नहीं कर सकता, कभी मैग्नेट ही नहीं बन सकता। यानी ये कभी मैग्नेट नहीं बन सकता। अब अगर ऐसे ही मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाओ, कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाइए और उसमें इस मेटल को ले जाइए। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वो ये पढ़ा कि भले इनके मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम हो, लेकिन जो इनके मैग्नेटिक मोमेंट में चेंजेस आएंगे वो बी के अगेंस्ट आएंगे। सब इसके अगेंस्ट होंगे। डेल्टा एम, डेल्टा एम, डेल्टा एम, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट्स किसी भी डायरेक्शन में रहे होंगे। अब अगर हम इस पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो जीरो नहीं आएगा। जो रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनका रिजल्टेंट तो जीरो आ जाएगा, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट के चेंजेस, वो तो रैंडम नहीं आ रहे ना, वो तो सिस्टमैटिक आ रहे हैं, वो सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी पूरे मटेरियल की मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसको बोलते हैं कि मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। लेकिन मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट साइड पर होगी। और इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो कहा जाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होने पे सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि मेजर लेवल पर ये चीज स्पिन मोमेंटम से कंपेयर है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हैं और अपोजिट स्पिन है, स्पिन को आप ऐसा समझ सकते हो, एक स्फीयर पे चार्ज है पॉजिटिव, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और साथ में एक और स्फीयर है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और उसी टाइम पर वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो दोनों को मिला करके नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा? जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बनेगा। इसीलिए बोलते हैं जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आप पढ़ते हो कि स्पिन हमेशा अपोजिट होते हैं, जिस स्पिन को प्लस हाफ और माइनस हाफ कहा जाता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सेंस ऑफ रोटेशन। वो बहुत डिटेल की बात हो जाएगी। फिलहाल मेरा पॉइंट ये देखिए, inside diamagnetic materials they are magnetized against magnetic field, and the reason for that is the changes in the magnetic moment are against magnetic field. और अपोजिट मैग्नेटाइज होने का मतलब जानते क्या होता है? ये मटेरियल एक मैग्नेट बन जाएगा, और अगर ये मैग्नेट बनेगा तो उसमें साउथ नॉर्थ पोल आ जाएंगे, और इसकी मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट डायरेक्शन में हुई है।
साउथ इधर, नॉर्थ इधर। एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ ही डिफाइंड है, और जब ये इस तरफ मैग्नेटाइज होगा तो याद करिए बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इनसाइड बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सर साउथ टू नॉर्थ। यानी ये मटेरियल अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी, और ये टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट को कम करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करने का काम करता है। ये वैसा ही काम करते हैं जैसे डाइइलेक्ट्रिक काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते थे वो। तो ये अभी तो खाली सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये प्रॉपर चैप्टर आपका आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स करके, जिसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो एक्सक्लूसिवली जेईई मेन का टॉपिक है। इसके पहले वाले पोर्शन तक ध्यान रखिएगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जेमैन इफेक्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी का चेंज, ये सब आपके एडवांस के क्वेश्चन। कुछ आ चुके हैं, कुछ आएंगे। ठीक है, इससे समझ आ गया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट हल्की चीज नहीं है। आज के क्वेश्चंस और थ्योरी से ये तो समझ गया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट इतनी हल्की चीज नहीं है जिसको आप हल्के में ले लें। वो जो प्रॉब्लम्स हैं कि Q/2m का एप्लीकेशन कैसे करना है, और ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, ये आप इसकी थ्योरी आपको मिलेगी सिर्फ उसमें, या तो ग्रिफिथ में मिलेगी, और अगर पढ़ना चाहते हो तो रेसनिक वालों ने भी इसको एक्सप्लेन किया है कुछ हद तक, प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने भी, बट हाँ आपके मतलब भर का मिल जाएगा उसमें। ठीक है, बाकी कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय सेवर्ट लॉ और एम्पियर लॉ। वो आसान है, बहुत आसान है, और आप अच्छा रिलैक्स करने वाला जीवन आ गया।